बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो बोन्स के साथ हमारी बॉडी में सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर है कार्टिलेज, उसको डिस्कस करना है। कार्टिलेज के बारे में भी कहा जाता है इट इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन के बारे में भी कहा जाता है इट इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन बोन और कार्टिलेज में जो मेन फ़र्क है कि ये बोन के लिहाज से कंपेरेटिवली बोन के लिहाज से ये सॉफ्टर होते हैं, बोन के लिहाज से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कार्टिलेज इट इज़ ए कंपेरेटिवली सॉफ्टर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, आमतौर पे हमारे पास जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप होता है तो डेवलप होने के बाद जो बच्चा बनता है उसको फीटस कहा जाता है। तो जब फीटस बनता है तो मोस्ट ऑफ द बोन्स वो कार्टिलेज की शक्ल में होती है, लेकिन फिर इस कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जो कार्टिलेज है वो बोन्स में कन्वर्ट होंगी। काफ़ी सारे कार्टिलेज के पोर्शन ऐसे हैं, काफ़ी सारी कार्टिलेजेस ऐसी हैं जो सारी ज़िंदगी आप कह सकते हैं एक बॉडी का पार्ट रहती हैं। उसकी एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात लिखी गई, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ऑफ फीटस जो बच्चा मुकम्मल हो गया और माँ के पेट में है, पैदाइश से पहले वो फीटस कहलाते हैं। तो ज़्यादातर जो कार्टिलेज हैं वो फीटस में बोन्स में रिप्लेस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी कार्टिलेज हैं जो सारी ज़िंदगी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक इंसान के अंदर रहेंगी और वो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी में काफ़ी सारी बोन्स ऐसी हैं जो कार्टिलेज के ज़रिए से जुड़ी हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट की एक टाइप है। इसी तरह बहुत सारी बोन्स के जो एंड्स हैं उनके ऊपर भी कार्टिलेज होती है। जैसे पिछले लेक्चर में जो डेवलपमेंट ऑफ बोन था उसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिक्यूलर कार्टिलेज जो आमतौर पे लॉन्ग बोन्स की एंड पे होती है। इसी तरह हमारा जो नोज़ का ये वाला हिस्सा है ये भी कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। हमारा ये जो कान है ये भी कार्टिलेज है। हमारे जो ट्रिकिया की दीवारें हैं वो भी सारी कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। और ये कार्टिलेज वो हैं जो सारी ज़िंदगी एक इंसान की बॉडी में कार्टिलेज की शक्ल में ही रहेंगी। अच्छा, अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक कार्टिलेज का टुकड़ा है, ये एक कार्टिलेज का टुकड़ा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कार्टिलेज के बाहर जो एक स्ट्रक्चर जो इस कार्टिलेज को सराउंड करता है इसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, ये वाला, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम। और ये वर्ड तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके साथ भी पेरी का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है वो किसी चीज़ को सराउंड करेगा, घेरेगा। तो कार्टिलेज का जो सराउंडिंग पोर्शन है, इर्द गिर्द वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? पेरिकॉर्डियम। और कार्टिलेज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कार्टिलेज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर होती है। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो भी इसी पोर्शन के अंदर होती है और जो नर्व्स होती हैं वो भी इसी पोर्शन के अंदर होती है। कार्टिलेज के मेन हिस्से के अंदर ये ना लिम्फेटिक वेसल्स है, ना ब्लड वेसल्स हैं, ना नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये बात लिखी गई है। अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर दैट सराउंड कार्टिलेज, जिसने कार्टिलेज को घेरा हुआ है। इट हैज़ ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल भी हैं, इसमें लिम्फेटिक वेसल भी हैं, इनमें नर्व भी है जो कार्टिलेज की सप्लाई का काम करती हैं। यानी कार्टिलेज में जितनी भी चीज़ें जा रही हैं, चाहे वो मैसेज जा रहा है, चाहे वो चीज़ें जा रही हैं, चाहे वो वहाँ से वापस आ रही हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो वहाँ से चीज़ों को वापस लेके ब्लड में डालता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके थ्रू कार्टिलेज के अंदर जा रही हैं या आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो मिडल पोर्शन है कार्टिलेज का ये जो मिडल पोर्शन है इसको कार्टिलेज मैट्रिक्स कहा जाता है। इनसाइड पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर इधर कार्टिलेज मैट्रिक्स है। और ये बना किस चीज़ से? हुए कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, इलास्टिन प्रोटीन से मिलके बना। और इसी वजह से जो कार्टिलेज है वो जैसा मर्जी हो उसमें कुछ इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोटियोग्लाइकेन और इसी तरह फाइबर्स। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कार्टिलेज के अंदर का मैट्रिक्स बना रही होती है। अच्छा, इस कार्टिलेज मैट्रिक्स ने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, कार्टिलेज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है और रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन प्रोवाइड, यानी स्ट्रेंथ के जिसकी वजह से ये टिश्यू मजबूत होंगे। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी, देखो हमारा कान कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो ये क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद है। दूसरा, अच्छा, ये जितनी मर्जी आप कह सकते फ्लेक्सिबल हो, ये कंप्रेस नहीं हो सकती। इसको जितना मर्जी आप दबा लें ये कंप्रेस नहीं होगी, दबेगी नहीं। जैसे हमारे यहाँ मसल्स हैं ना,
अगर आप इसको प्रेस करें तो वो प्रेस हो जाते हैं। लेकिन हमारी कार्टिलेज चाहे यहाँ है चाहे या जहाँ भी कार्टिलेज होगी वो दबेगी नहीं, टूट जाएगी या दबेगी नहीं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इसकी तरफ आते हैं। कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज के अंदर कुछ खाली जगह हैं, जैसे छोटी छोटी जगह हैं कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज मैट्रिक्स, उन जगहों के अंदर, उन स्पेसेस के अंदर कार्टिलेज के सेल पाए जाते हैं, कार्टिलेज के सेल पाए जाते हैं। इन सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। और ये जितना भी मैट्रिक्स सिक्रीट हुआ है ये इन्हीं सेल ने सिक्रीट किया है। और इन स्पेसेस जिनके अंदर ये सेल रहते हैं, ये खाली जगह जिनके अंदर सेल रहते हैं, इनको लैकुनीज कहा जाता है। यही वर्ड हमने बोन्स में भी डिस्कस किया था। द सेल ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन स्मॉल स्पेसेस, हमारे पास लैकुनी, तो लैकुनी छोटी छोटी खाली जगह हैं जिसमें कार्टिलेज के सेल रहते हैं। और ये जो लैकुनी ये एम्बेडेड किस में है? इन कार्टिलेज मैट्रिक्स। तो ये कार्टिलेज मैट्रिक्स में ही एम्बेड है, धसी हुई है, यानी ये जो खाली जगह है ये कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर ही मौजूद है। इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन सिंथेसाइजिंग, इनका फंक्शन है सिंथेसाइज करना, बनाना, मेंटेनिंग द कार्टिलेज मैट्रिक्स। ये कार्टिलेज मैट्रिक्स को बना भी रहे हैं और अगर इसमें कोई कमी बेशी आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उसको मेंटेन भी करेंगे। ठीक है, अब अगली बात देखो, हमने एक बात कही है कि यहाँ सेल है, सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, और जो वेस्ट बनाएगा उसको यहाँ से ले जाने के लिए भी ब्लड चाहिए। क्लियर? तो अब ब्लड वेसल कार्टिलेज मैट्रिक्स तक आती नहीं है, तो फिर इन सेल तक न्यूट्रिएंट कैसे पहुँचेंगे? अच्छा, जो ब्लड वेसल है ना वो क्या करती है? कार्टिलेज मैट्रिक्स में मटेरियल को रिलीज़ कर देती, फिर यहाँ डिफियन के ज़रिए से ये मटेरियल इन सेल तक पहुँच जाएगी। इसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफियन के ज़रिए से ही यहाँ पेरिकॉर्डियम में आएगा और यहाँ ब्लड वेसल के अंदर जाके बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक चला जाएगा। यानी आप ये समझ लें, पेरिकॉर्डियम से लेके सेल तक जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो डिफियन के ज़रिए से हो रही है। और यही वजह है क्योंकि डिफियन एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, मटेरियल की डिफियन के ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इस वजह से अगर खुदा ना खास्ता कार्टिलेज डैमेज हो जाए ना तो उसकी रिकवरी में बोन से ज़्यादा टाइम लगता है। वजह क्या? क्योंकि इस मटेरियल को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो बड़ी स्लो होती है। तो यही बात लिखी गई है। क्योंकि हमारे पास कार्टिलेज मैट्रिक्स में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है, तो इंस्टेड सप्लाइड बाय डिफियन, तो कार्टिलेज मैट्रिक्स का जितना भी पोर्शन है वो डिफियन के जरिए। अच्छा, डिफियन हो क्या? पेरिकॉन्ड्रियम से आगे कार्टिलेज मैट्रिक्स तक जितना भी मटेरियल जा रहा है वो डिफियन के ज़रिए से, और दैट इज़ वाई इट हील वेरी स्लोली। और यही वजह है जो कार्टिलेज की रिकवरी है, अगर खुदा न खास्ता कार्टिलेज ख़राब हो जाए तो ये बड़ी स्लो रिकवर होती है। उसके बाद हमारे पास कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं जो सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाई जाती है। मोस्ट कॉमन टाइप ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ये हमारे नोज़ में पाई जाती है, ट्रेकियम में पाई जाती है, जो आर्टिकुलर सरफेस है, यानी बोन्स के जो एंड है, जैसे मैं कहता हूँ ये बोन्स है, इसका जो एंड बनाती है, ये वाली जो एंड ऑफ बोन पे होती है इसको हम आर्टिकुलर सरफेस का, आर्टिकुलर का मतलब जॉइंट, यानी जॉइंट के जो बोन्स की एंड है वहाँ ये मौजूद होगी। अच्छा, इसी तरह फाइब्रोस कार्टिलेज, ये ज़्यादातर उन पोर्शन में होगी जहाँ स्ट्रेस और टेंशन। अच्छा, स्ट्रेस और टेंशन को अगर हम साइंटिफिकली डिफ़ाइन करना चाहें तो मतलब कुछ और चला जाता है, लेकिन यहाँ स्ट्रेस का मतलब है दबाना और टेंशन का मतलब है खींचना। तो जिस पोर्शन के अंदर कभी चीज़ को दबाया जा रहा है, कभी चीज़ को खींचा जा रहा है, तो उसके अंदर आमतौर पे फाइब्रोस कार्टिलेज होती है। जैसे हमारे जो वर्टिब्री हैं उनके दरमियान में, वर्टिब्री के दरमियान में एक डिस्क होती है। अच्छा, वर्टिब्री कभी इस डिस्क को खींच रहे हैं, कभी इसको दबा रहे हैं, कभी खींच रहे हैं, कभी दबा रहे हैं, तो यहाँ स्ट्रेस भी है, यहाँ टेंशन भी है। तो इस 2 वर्टिब्री के दरमियान जो डिस्क है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो पेल्विक गर्डल है, जो हिप बोन्स हैं, वो उसके कुछ पार्ट हैं। एक पार्ट को कहा जाता है प्यूबिक, ठीक है, और प्यूबिक पार्ट यानी हिप बोन्स 2 हैं, एक तरफ वाली हिप बोन और दूसरी तरफ वाली हिप बोन के जो प्यूबिक पार्ट हैं वो आपस में कार्टिलेज के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। और जब इंसान बैठता है मुख्तलिफ अंदाज में तो कभी इस पर प्रेशर आता है, दबती है, और कभी ये खिंचती है। तो इस वजह से ये प्यूबिक जो सिम्फाइसिस है ये कार्टिलेज का एक टुकड़ा है जो प्यूबिक बोन को मिलाते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस मिलाने वाला,
ठीक है, जो प्यूबिक बोन को आपस में मिलाएगा, यानी एक तरफ की प्यूबिक बोन को दूसरी तरफ की प्यूबिक बोन से मिलाएगा। अब प्यूबिक है क्या, ये हिप बोन का एक पार्ट है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये पेल्विक गर्डल वगैरह उसके पार्ट में आता है प्यूबिक। ठीक है, तो बहरहाल ये जहाँ आम तौर पे मौजूद होती है स्ट्रेस, दबाव और टेंशन, खिंचाव, तो वहाँ ये मौजूद होगी आम फाइब्रोस कार्टिलेज। और आखिर में जो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये हमारा जो एक्सटर्नल एयर है, ये एपिग्लॉटस है। एपिग्लॉटस आपको पता है कि हमारे जो लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, सांस की नाली के ऊपर एक ढक्कन सा है जो खुराक निगलते वक्त उस सांस की नाली को बंद करता है, उसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो ये हमारे पास आर्टिकल है कार्टिलेज का, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।